वेलकम टू वीडियोग्राम यूट्यूब चैनल। और यहाँ हम आपको क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे पहले। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें वेटेज कितना है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई कितना वेटेज यहाँ पर होने वाला है। ईयर 2022-23 का मैंने ये लिया है 2000, और यूजुअली जो भी ईयर रहे 2023-24 भी होगा तो भी ऑलमोस्ट यही डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट है इसके 16 मार्क्स हैं। 16 मार्क्स का मतलब चैप्टर नंबर 1 इज ऑलमोस्ट ऑफ 8 मार्क्स एंड चैप्टर नंबर 2 इज ऑलमोस्ट ऑफ 8 मार्क्स। 8 मार्क्स का यहाँ से आने वाला है, तो इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर। और चैप्टर नंबर 1 में हमें क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। कंटेंट टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर आर एज फॉलोज। जैसे सबसे पहले हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में डेफिनेटली, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक जिस टॉपिक पे होवर करने वाला है वो यही इलेक्ट्रिक चार्जेस ही हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस हमें पढ़ना है। उसके बाद चार्जेस की प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, लाइक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके अलावा हम मास के साथ इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद ये चार्ज इंटरेक्ट कैसे करते हैं। अगर दो चार्ज मैंने रख दिए Q1 और Q2, how will they interact with each other? Will they apply some force of attraction or they will repel? अट्रैक्ट करेंगे तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे तो कितने फोर्स से रिपेल करेंगे। ये सब चीजें यहाँ कूलम्ब्स लॉ के थ्रू हम यहाँ पर जानेंगे। और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जहां पर दो या दो से ज्यादा चार्ज के इंटरेक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे इसी चैप्टर में। एक चार्ज अगर स्टैटिक पोजीशन पे है तो वो कैसी फील्ड प्रोड्यूस करने वाला है। एक चार्ज अगर मोशन में है तो वो कैसी फील्ड प्रोड्यूस करने वाला है। एक डाइपोल अगर बनता है, यानी एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास रखे हुए हैं, तो वो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाले हैं। ये सब चीजें हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में देखेंगे। और लास्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस, ये हमको देखना है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आएगा, दैट इज गॉस थ्योरम, जिससे हम बहुत इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस निकालेंगे। बोर्ड्स परस्पेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल, लगभग हर साल यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं रिकमेंड तुम्हें करूंगा कि ये जो सिलेबस है इसको पहले अपनी नोटबुक में पेस्ट कर लीजिए। आप या तो लिख भी सकते हैं, इनफैक्ट पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस सीबीएसई की साइट से डाउनलोड करके आप रख दीजिए, लिख लीजिए। आईसीएसई के स्टूडेंट हो तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक कट हुआ है, बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं बुक्स में, पैटर्न में। तो बार बार हमको डिस्ट्रैक्शन ना हो, सब चीज हमारे सामने हो, तो उसके लिए इजी रहेगा कि हम अपनी नोटबुक्स में इसको कर लें। ठीक है, तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसका मतलब क्या बनता है। तो देखो, सबसे पहले नेम पे ही अगर मैं ध्यान दूं तो इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। नंबर 1 इज इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो इज रिप्रेजेंटिंग अ चार्ज हियर, राइट। और स्टैटिक्स मीन्स स्टेशनरी, रुका हुआ है। A charge at stationary position or the study of charge at rest or stationary position is electrostatics. तो ये जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पर हम देखेंगे अगर चार्ज एक प्लेस पे रखा हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो उससे क्या क्या फिनोमिना होंगे, कैसी वो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कैसे वो फोर्स अप्लाई करेगा, उसकी वजह से जो पोटेंशियल्स हैं उनके साइज क्या होंगे, शेप क्या होंगे, इंटेंसिटी क्या होंगे, एंड ऑल दिस, ये सब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, चार्ज अगर मूव करने लगेगा जैसे ये नीचे वाले डायग्राम में कर रहा है, तो ये हम चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करेंगे। चार्ज जब फ्लो होने लगता है तो एक करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, एंड दैट वी विल बी स्टडीइंग इन चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिलहाल चैप्टर 1 और 2 दोनों ही स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट होंगे, जहां पर चार्ज रेस्ट पर रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट, नेम ऑफ द यूनिट। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो पहले बेसिक सी चीजें, लाइक चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, बनता कैसे है, डिस्ट्रॉय कैसे होता है, और क्या क्या लॉस को फॉलो करते हैं, थिंग्स लाइक दिस, इनको डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ओनली।
कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बॉडी की। दिस इज, देखो 3 डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है 1, 2 and 3, बट ऑल 3 हैव ऑलमोस्ट सेम मीनिंग। किसी भी एक को आप रेफर कर सकते हैं समझने के लिए। तो मैं यहाँ पर चार्ज एक्सप्लेन करने के लिए यूज करूंगा मास का, ठीक है। अगर चार्ज समझना है तो तुमको मास समझ में आना चाहिए। मास क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है। मास कैसे किया था याद करो, न्यूटन मैकेनिक्स हमने पढ़ी थी कि 2 मास m1 और m2 आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। Any 2 mass in the universe kept some r distance apart attract each other। उस फोर्स को न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था, F equals to g m1 m2 upon r square। सो हमने इस फॉर्मूले से या इस कंसेप्ट से हमने डिफाइन किया था मास को कि 2 मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मास एक प्रॉपर्टी हो गई थी बाय वर्च्यू ऑफ विच दीज आर एबल टू अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। जैसे अर्थ है, अर्थ हमको अट्रैक्ट करती है। एनी बॉडी ऑन द अर्थ इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, व्हाई? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मास। ऐसे सन अट्रैक्ट करता है, सन ज्यादा मास है तो सन और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन है, सन और हमारे बीच में भी अट्रैक्शन है, हमारे और अर्थ के बीच में भी अट्रैक्शन है। एनी 2 बॉडी ऑन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर, छोटी हो बड़ी हो, मास है तो अट्रैक्शन होगा, है ना। तो बिल्कुल ऐसे यहाँ पर चार्ज भी है। चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है बॉडी की। अगर कोई 2 बॉडीज Q1 और Q2 चार्ज रखती हैं तो वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाता है। मास है तो हमेशा अट्रैक्टिव ही होगा, बट चार्ज है तो इट मे बी रिपल्सिव। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 9-10 में कि अगर लाइक चार्ज है तो दे रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट ईच अदर। सो यहां से डेफिनेशन क्या बनती है? डेफिनेशन बनती है चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी associated with a matter due to which it produces, experiences electrical and magnetic forces। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई बॉडी इलेक्ट्रिकल फोर्सेस एक्सपीरियंस कर सकती है, दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट कर सकती है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम चार्ज बोलते हैं, ठीक है। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम्स, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, डायमेंशन इसका AT होता है, A फॉर एम्पियर है, A stands for ampere and T stands for yes go time, okay। अच्छा, ये फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमने पढ़ी थी ना वो नहीं है, हालांकि इट्स मोर फंडामेंटल देन करंट, बट करंट की फंडामेंटल कंसिडर किया गया है। तो करंट की फंडामेंटल जो यूनिट है वो एम्पियर है और फॉर्मूला है I इक्वल टू Q बाई T, जहां से हमने डिराइव किया है। तो चार्ज जो हो गया एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई है ना। Q इज इक्वल्स टू IT, I की डायमेंशन A हो गई, T की डायमेंशन T हो गई, तो यहां से हमें डायमेंशन मिल जाता है AT। अच्छा, इसके बाद कुछ कांस्टेंट है, जैसे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बहुत छोटा चार्ज है बट है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन द प्रोटॉन, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल एंटिटी, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब एक चार्ज है हमारा, अगर वो रेस्ट पे रखा हुआ है, जैसे कि हम अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी कर ही रहे, चार्ज इज एट रेस्ट, सो इट्स द सोर्स ऑफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बाकी फील्ड्स वो कब प्रोड्यूस करेगा? जब वो मोशन करने लग जाएगा। जैसे अगर चार्ज मोशन करता है, फॉर तुमने सोलोनाइड्स पढ़े होंगे क्लास 10th में ना, सोलोनाइड पढ़ा था। करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्टडी हमने वहां की थी, हाउ टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो जो सोलोनाइड है ना, सोलोनाइड इज क्या? एक करंट कैरिंग कॉइल ही तो है, एक कॉइल है जिसमें करंट जा रहा था, तो वो कॉइल मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है। मैग्नेट की तरह बिहेव करने का मतलब इट हैज सम मैग्नेटिक फील्ड, बट वो कब आएगा? जब हमारा चार्ज मोशन करेगा। तो अगर करंट है दैट मीन्स चार्ज इज मूविंग, देन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। बट अगर वो रेस्ट में है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, से याद रखना है। अच्छा, अगर एसोलरेट करने लग जाए, देखो अगर एसोलरेट करेगा ना तो वो फिर एनर्जी भी प्रोड्यूस करने लग जाएगा। इसके लिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लो। एक हाइड्रोजन का आइटम है हमारे पास,
और उसके पास, बेचारे के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, अपने ग्राउंड स्टेट में था आराम से। फिर क्या हुआ, गर्मी हो गई, हीट आ गई, उसके पास बहुत सारी हीट आ गई, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या हो जाएगा, एक्साइट स्टेट में चला जाएगा। ये चला गया बाहर वाली एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब क्या होगा, इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी और ये हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। क्या इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा? यस, डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी में चेंज आने वाला है। और जब ये इस एक्साइटेड स्टेट से वापस आएगा, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से जब ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो इट विल रिलीज इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, करेगा नहीं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जा रहा है तो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एक्साइटेड स्टेट से जब वापस ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स। यानी जब हाई वेलोसिटी से लो वेलोसिटी पे जाएगा, अपनी वेलोसिटी में चेंज ला रहा है, मतलब एक एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, दैट मीन्स अ चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स आर आल्सो एमिटेड। तो याद रखेंगे इसको, ठीक है। नाउ थोड़ा और आगे चलते हैं। दो टाइप के चार्ज है हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव नेगेटिव ही क्यों बोलते हैं इनको, तो इसके पीछे तो भाई मुझे भी कोई लॉजिक नहीं मालूम। इट्स प्योरली अ कन्वेंशन कि एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव बोला जाता है। हो सकता था जब ये डिस्कवर हुए, जब इनको यूसेज करना शुरू किया, तब ब्लैक और व्हाइट बोल देते, या नॉर्थ और साउथ बोल देते, जैसे मैग्नेट्स में तो बोलते ही है ना, एक पोल को नॉर्थ बोलते हैं, एक को साउथ बोलते हैं। ऐसे क्वार्क्स हैं, आगे स्टडी होगी, एक क्वार्क अप क्वार्क है, एक क्वार्क डाउन क्वार्क है, अप और डाउन। तो ये बस बाइनरी क्रिएट करने के लिए एक को पॉजिटिव बोल दिया तो दूसरे को नेगेटिव बोल दिया। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज ने कुछ बहुत पॉजिटिव किया था या नेगेटिव चार्ज ने कुछ बहुत बिगाड़ दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। बस दिस इज अ कन्वेंशन, इनका नाम है पॉजिटिव और नेगेटिव। बाकी होते कैसे हैं, एक चार्ज पॉजिटिव कब माना जाएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक चार्ज को पॉजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे। वी हैव टू क्रिएट सम डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे करेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम ले लिया मैंने, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कितने प्रोटॉन्स 11, कितने इलेक्ट्रॉन्स 11। तो ये सोडियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखनी पड़ जाए तो 2,8,1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अच्छा, ये तो न्यूट्रल है भी, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है। द पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज, इट्स इन द न्यूट्रल स्टेट, बट अभी स्टेबल नहीं है। स्टेबल कैसे होगा, जब इसकी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी 2,8, तो इट विल ट्राई टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसको रिलीज कर देगा, डोनेट कर देगा। डोनेट कर देगा तो क्या बनेगा, मैं यहां पे बना देता हूं, Na+ बनेगा, है ना, एक कैटायन बनेगा Na+। अब Na+ में क्या है, एक डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की। कैसे, प्रोटॉन तो अभी भी 11 है इसके पास, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है, उससे तो कोई छेड़खानी नहीं हुई, बट एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, कितने बचे, 10 बचे। 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज कम रह गया, तो डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई। बस इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। और इसका अपोजिट होगा, जब एक्सेस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर प्रोटॉन्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से तो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से तो नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव के लिए भी एक एग्जांपल ले लो छोटा सा, लाइक क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, प्रोटॉन्स 17, इलेक्ट्रॉन्स 17, लेकिन क्या हुआ, ये भी अनस्टेबल स्टेट है, ये भी कोशिश करेगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने की। तो ये जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, ये क्लोरीन उसको एक्सेप्ट कर लेगा। कैसे कर लेगा, Cl- बना देगा, एनायन बना देगा, एनायन बना दिया। एनायन हो गया तो क्या हुआ, प्रोटॉन तो 17 ही थे, बट इलेक्ट्रॉन 18 हो चले हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन्स कम हो गए। तो सिंपल है,
एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसके बाद जो सेम चार्ज होता है, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, जैसे यहाँ नीचे वाले इस एनिमेशन में है, दोनों पॉजिटिव है तो दे आर रिपेलिंग ईच अदर, और दोनों अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो देयर इज अ अट्रैक्शन। तो ये नोट कर लेंगे, इट्स एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। ओके, आगे एक और प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व होने का मतलब इनिशियल और फाइनल इक्वल होगा, रिएक्शन से पहले जितना था रिएक्शन के बाद जितना है वो कंजर्व रहने वाला, इट विल नॉट चेंज। नेट चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये भी बता दूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज 4 फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉज में से एक है फिजिक्स के। ठीक है, हमारे पास पूरी फिजिक्स में सिर्फ 4 ही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो कंजर्व है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन के। सबसे पहला हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैटर, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, जिसमें मास और एनर्जी दोनों आ जाते हैं, दोनों हमने पढ़ लिए। कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा हुआ है। इसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कि हम अभी पढ़ ही रहे हैं। एक और था वो तुमने पढ़ लिया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन्स। एक लास्ट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी पढ़ चुके हैं क्लास 11 में ही। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन भी पढ़ लिया है, रोटेशनल मोशन, याद आया? यस। तो यहां पर ये जो चार्ज है कंजर्व रहने वाला है, इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ एक कैच है। कैच क्या है? अगर क्वेश्चन आता है कि क्या चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हाँ, स्टेटमेंट तो ट्रू है, पर ये कंजर्वेशन को कैसे वायलेट नहीं करता कि चार्ज जब भी क्रिएट होंगे ना तो वो इक्वल और अपोजिट पेयर में होंगे, किए जा सकते हैं। चार्ज कैन बी क्रिएटेड, कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स। इसका ध्यान रखना। ये मास में नहीं था ये ऑप्शन, ये एनर्जी में नहीं था, ये मोमेंटम में भी नहीं था, ये सिर्फ यही है कि चार्ज कंजर्व तो है लेकिन उसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स। जैसे एक न्यूट्रॉन ले लो, न्यूट्रॉन से हम बना सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक प्रोटॉन। ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो कितना, दोनों का ऐड कर दो तो 0 हो जाएगा, दे बोथ हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोड्यूस होता है, ये आगे न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम देखेंगे। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर एक न्यूट्रॉन बना सकता है, ये भी आगे न्यूक्लियर रिएक्शन में देखेंगे। तो चार्ज क्रिएट भी हो रहा है बट डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, लेकिन पेयर्स में। नेट चार्ज रिमेन्स सेम, वो नहीं चेंज होगा। ऑलराइट, तो जो हमने अभी तक पढ़ा उस पर बेस जगह थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, यस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेट्स प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ कब होगा, जब मोशन होता है, मोशन में होगा। तो इसका ए आंसर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। An electric charge in uniform motion produces, अभी स्टडी किया हमने कि अगर मोशन में है तो इट विल प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग टू नेक्स्ट, एसोलेटरी चार्ज है तो कैसा प्रोड्यूशन, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी ऑल्सो। नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ चार्जिंग। अब किसी बॉडी को अगर चार्ज हमें देना है तो उस चार्ज को हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये थोड़ा सा देखते हैं। तो ब्रॉडली वी हैव 3 मेथड्स जो बुक्स में मेंशन है। सबसे पहला मेथड है बाय कंडक्शन, तो कंडक्शन करके। अब कंडक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, रिक्वायर्स कॉन्टैक्ट्स। दो बॉडी के बीच में चार्ज का ट्रांसफर अगर कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे कंडक्शन। जैसे कि यहाँ मेंशन है, ये वाला जो एनिमेशन दिख रहा है पहले वाला, यहाँ पर कंडक्शन के थ्रू चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ये देखो, इधर एक नेगेटिवली चार्ज रॉड है, दिस नेगेटिवली चार्ज रॉड
has been in contact with this neutral balloon. यहाँ पर एक न्यूट्रल स्फीयर मुझे दिख रहा है, एक न्यूट्रल स्फीयर था, और जैसे ही ये नेगेटिवली चार्ज रॉड इस स्फीयर को टच करती है, कांटेक्ट में आती है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस स्फीयर पे फ्लो हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू ऑब्जेक्ट मेकिंग इट सेम चार्ज। तो जो हमारा स्फीयर है वो भी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। दिस इज वेरी सिंपल। जैसे कि कंडक्शन होता है, कंडक्शन में पहले भी पढ़ा हुआ, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय मेकिंग सम कांटेक्ट इज कंडक्शन। हीट में भी होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी देता है, दूसरा अपने एडजेसेंट वाले को, और ट्रांसफर होते चला जाता है। सेकेंड मेथड इज बाय रबिंग, और यू कैन से बाय फ्रिक्शन। दो बॉडीज को अगर रब किया जाए, जैसे यहाँ ये नीचे कर रहे हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में, सी दिस, यहाँ पर एक कपड़ा है, इस कपड़े को मैंने इस पीवीसी पाइप के साथ रब किया। इनिशियली दे आर न्यूट्रल, दोनों ही न्यूट्रल थे, और रब करने के बाद क्या हुआ कि इस कपड़े ने अपना कुछ चार्ज इस पीवीसी पाइप को दे दिया। कौन सा? कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस कपड़े से निकलकर पीवीसी पाइप पे ट्रांसफर हो गए हैं। क्यों हो गए? बिकॉज ऑफ द एफिनिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। कुछ बॉडीज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, या ऐसा कह लो कुछ बॉडीज के लिए इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी ज्यादा होती है, कुछ के लिए कम होती है। आई हैव मेंशन दिस कि रिक्वायर रबिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ओके, और थर्ड पार्ट, लुक एट दिस थर्ड पार्ट, body with less electron affinity loses electron. Affinity means the closeness, or you can say the bonding. जो weak bond होंगे जहां इलेक्ट्रॉन्स के, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, और जो एफिनिटी ज्यादा रखता है इलेक्ट्रॉन से, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये लिखा है, टोटल चार्ज ऑन बोथ बॉडीज रिमेन सेम। दोनों पे जो टोटल चार्ज है, टोटल इनिशियल चार्ज और टोटल फाइनल चार्ज, वो सेम रहने वाला, उसमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो जितना चार्ज इस कपड़े ने, ये जो यहाँ पर क्लॉथ है, ये पॉजिटिव हो गया है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर दिया है, जितना चार्ज लॉस्ट करेगा उतना ही चार्ज नेगेटिवली चार्ज पीवीसी पाइप गेन करेगा। इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसी का सेम डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर भी दिखाया है। ये थर्ड वाला डायग्राम है, देखो यहाँ पर let's say this to be body number 1 and this to be body number 2, they are rubbing with each other। तो ये जो लेफ्ट वाली साइड है, ठीक है, it has less affinity towards electron, so it is going to lose electrons and become positive charge। तो ये जो बॉडी है यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गई है, जो व्हाइट कलर है। और राइट साइड पे देखोगे इट हैज ग्रेटर एफिनिटी टू द इलेक्ट्रॉन्स। बहुत अच्छा डायग्राम है, कुछ देखेंगे आप, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये पॉजिटिव चार्ज होगी जहां से, जहां पर ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वहां पर नेगेटिवली चार्ज क्रिएट करेंगे। तो ये केमिस्ट्री में भी सेम टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल है नहीं से समझना। तो कंडक्शन और फ्रिक्शन, दीज आर द टू मेथड, टू सिंपल मेथड्स। एग्जाम्स में बहुत कम पूछा जाता है यहाँ से। अगला जो मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन, वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिलहाल इसको थोड़ा सा देखते हैं फ्रिक्शन वाले को, कि कौन सी बॉडीज ज्यादा एफिनिटी रखती है और कौन सी कम। तो मैं पॉजिटिव चार्ज को देखूंगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब लेस एफिनिटी, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन लूजर्स हैं ये। और जो नेगेटिवली चार्ज है, these are having more affinity, okay, more affinity, और they are electron gainers। तो ये जो ग्लास रॉड है, फर है, वुलन क्लॉथ है, ड्राई हेयर्स है, these all are having less affinity to the electrons, so they are going to lose electron। इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, कौन रॉड, फर, वुलन क्लॉथ, ड्राई क्लॉथ। ये यहाँ पर इलस्ट्रेशन भी है। नीचे एक इबोनाइट रॉड को एनिमल फर के साथ हमने क्या करा, फ्रिक्शन कर दिया, रब कर दिया। तो जो रॉड है, क्योंकि ये ग्लास की रॉड है, तो ये इलेक्ट्रॉन इबोनाइट रॉड है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। ठीक है ना, ये इधर वाली कैटेगरी है। दिस इज इबोनाइट रॉड दैट आई एम लुकिंग एट। So it will gain electron and become negatively charged,
Animal fur will be going to lose electron. Here we have, this is fur, it can be animal kai, obviously animal fur is going to lose electron, so it will be positively charged. Similarly यहाँ पर glass rod और silk cloth है, यहाँ पर एक है कपड़ा है और एक और rod है. So these are the few examples जो मैंने लिए हैं. कौन पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन नेगेटिव चार्ज होगा. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हुआ इंडक्शन. आगे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, अभी तो है ही है. एक बॉडी अगर चार्ज हो रही है विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है, बिना कोई फिजिकल कांटेक्ट बनाए बॉडी पे चार्ज होना, चार्ज करना is termed as induction. Induction अगर लूजली देखो तुम इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, and it means induce, to induce something, to put some influence on someone like this. तो induce कर रहे हैं हम, और induce करने के लिए तुम्हें कोई push, मतलब as such कोई contact बनाने की जरूरत नहीं होता. तो लूजली अगर इसको समझा जाए तो चार्ज बॉडी A imparts to another body B some charge of opposite sign without any actual contact between A and B. यहाँ illustration देखो, ये दिया हुआ है जो तुम्हें राइट साइड पे. एक स्फीयर है हमारे पास, कैन यू सी दिस स्फीयर, है ना. तो एक रॉड है, दिस रॉड इज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज एक रॉड लेगी. इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को अगर मैं स्फीयर के पास ला रहा हूँ, कैन यू सी समथिंग. ये जो स्फीयर है यहाँ पर, इसमें सारा नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड पर आ जा रहा है, और ये जो राइट साइड है तो ये ऑब्वियसली थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज गेन कर देगी. दिस रीशफलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, याद रखना इसको. कोई एक्चुअल ट्रांसफर नहीं हुआ तो कुछ एक्चुअल कांटेक्ट नहीं हुआ तो एक्चुअल ट्रांसफर भी नहीं होगा. यहाँ सिर्फ एक रीशफलिंग होगी विद इन द मटेरियल. तो एक साइड नेगेटिव हो गई, एक साइड पॉजिटिव हो गई, ठीक है. इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे फ्रॉम द साइड्स बिकम पॉजिटिव. लिखा भी हुआ है, मेंशन है. यहाँ नीचे भी सेम इलस्ट्रेशन नीचे भी देख सकते हैं. एक रॉड है, नेगेटिवली चार्ज रॉड है, और उसको मैं एक स्फीयर के पास लेके आया, और ये स्फीयर क्या हो गया, ये वाली साइड इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, और ये जो बैक साइड है ये थोड़ी सी नेगेटिव हो जाएगी. इसको ही बोला जाता है इंडक्शन. इसी को कह रहे हैं इंडक्शन. समझ आया? अब देखो, हम यहाँ नीचे जो ये डायग्राम दिया हुआ है, डिटेल्ड डायग्राम, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है, कैसे ये काम कर रहा है, इंडक्शन कैसे करना है. ठीक है, तो यही डायग्राम एनसीईआरटी में भी है, और स्कूल्स में भी तुम्हें इसी से एक्सप्लेन किया होगा, जहाँ तक मेरी समझ कहती है, क्योंकि हम भी ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं. तो इन डायग्राम को एक वन बाय वन देखेंगे. सबसे पहले डायग्राम नंबर 1 पे होगा. यहाँ पर हमारे पास एक स्फीयर है जो कि न्यूट्रल है. न्यूट्रल होने का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें बराबर है. जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, तो इसलिए हम इसको न्यूट्रल कह रहे हैं. सेकंड डायग्राम पे आते हैं. हमने क्या किया, एक रेड कलर की बॉल जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ये इस स्फीयर के पास लेके आया. क्या किया, रेड कलर की बॉल इस अनचार्ज न्यूट्रल स्फीयर के पास लेके आ गए. तो ड्यू टू इंडक्शन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव बलून. इस स्फीयर में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पॉजिटिव बलून, ये रेड कलर के बलून की तरफ आ गए, और ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया. बिल्कुल ऐसा ये इधर जो डायग्राम था ना, इधर इसकी तरफ, जैसे नेगेटिवली चार्ज रॉड को लेके आया था, तो जो साइड नेगेटिव की तरफ थी वो पॉजिटिव हो गई स्फीयर में, दूर वाली नेगेटिव हो गई. बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी हुआ है. एक स्फीयर पॉजिटिव चार्ज लेके आया तो वो नेगेटिव हो गया, दूर वाला साइड पॉजिटिव हो गया. फिर क्या किया हमने, थर्ड स्टेप पे आ जाओ. हमने जो पॉजिटिव साइड थी उसको अर्थ कर दिया. यहाँ पर ये हाथ का डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है. व्हाट वी हैव डन इज वी हैव अर्थड दिस साइड. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज का. याद रखना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये जो इधर आया था दिस वन, ये पॉजिटिव चार्ज है. फ्री चार्ज कैसा चार्ज है, फ्री चार्ज है. लेकिन ये जो नेगेटिव है ना इधर, दिस वन, दिस इज माय बाउंड चार्ज. कैसा है, बाउंड चार्ज. किसने बाउंड किया हुआ है इसको, जिसने इंड्यूस करा हुआ. ये पॉजिटिव जो रेड कलर का बॉल है, इसने इसको बाउंड किया हुआ है. तो यहाँ पर भी देखोगे दिस रेड वाला जो रीजन है, दिस इज
माय बाउंड चार्ज। और ये जो फ्री चार्ज था इधर, ये कहाँ चला गया, ये नीचे चला गया। फ्री चार्ज तो भाग गया, अर्थ में चला गया फ्री चार्ज। तो हमारी बॉडी से कुछ नीचे चला गया है, कुछ चार्ज निकल के जो फ्री चार्ज था वो नीचे चला गया। इलेक्ट्रॉन्स एंटर द स्फीयर फ्रॉम द ग्राउंड अट्रैक्ट टू द पॉजिटिव चार्ज इन द स्फीयर। अगले डायग्राम पे आ जाओ। अब हमने क्या किया, जो अर्थड कंडक्टर था पीछे की तरफ, उसे हटा दिया। जैसे ही हटाओगे तो हमें डायग्राम कुछ ऐसा मिल गया है। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है जिसने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किया हुआ है। और ध्यान से देखो तो इसी स्टेप में इस स्फीयर के ऊपर एक नेट नेगेटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि हमने इसमें से कुछ पॉजिटिव चार्ज रिमूव कर दिया था। लास्ट डायग्राम में हमने वो जो होल्ड करने के लिए, वहां पर जो बाउंड करने के लिए रखा हुआ था पॉजिटिव बॉल रेड कलर का, हमने वो हटा दिया। तो ये जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था ये सारे में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली एंड व्हाट आई एम गेटिंग अ नेगेटिवली चार्ज स्फीयर। इज दिस क्लियर? तो ये था, दिस इज द मेथड बाय चार्जिंग, इंडक्शन मेथड, बिना किसी कांटेक्ट के। याद रखना ये कंडक्शन से डिफरेंट है। दिस इज कॉन्ट्रेरी टू द चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय एक्चुअल कांटेक्ट वेयर द चार्ज्ड ग्लास रॉड लूजेस सम इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर किसी ने कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया है, अर्थ ने लूज किया है हम कह सकते हैं, बट अर्थ इज इनफाइनाइट सोर्स। वहां से अगर कुछ 100, 200, 1000, 2000 इलेक्ट्रॉन आ भी गए होंगे तो कोई मैटर नहीं करता, इनफाइनाइट सोर्स है, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हुआ। क्लियर? ये था मेथड ऑफ चार्जिंग। आई होप समझ आया हो। कुछ इशू होगा तो देखेंगे। नेक्स्ट इज इंडक्शन पे ही बेस्ड है हमारा एक डिवाइस जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, या फिर बुक्स में इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी लिखा हो सकता है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कैसे काम करता है थोड़ा सा देखते हैं शॉर्ट में, फिर आगे बढ़ेंगे। ये में देखो, इधर पहले फर्स्ट वाला डेमोन्स्ट्रेशन देखो। इंडक्शन, पहले इंडक्शन होगा फिर कंडक्शन होगा। देखो स्टार्टिंग में ये रॉड है, नेगेटिवली चार्ज रॉड है। जैसे ही ये इसके पास आई, ये जो स्फीयर है यहाँ पर, कैन यू सी द स्फीयर, टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, टच मत समझना, ये सिर्फ टच करने का जरूरत नहीं पड़ता है, और टच कर भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर कुछ चार्ज, मुझे ये चेक करना है भाई इलेक्ट्रोस्कोप किस काम आता है, टू चेक द चार्ज ऑन बॉडी। किसी बॉडी पर कितना चार्ज है ये चेक करने के काम है। तो हमको ये जो बॉडी है, जो रेड, ये है बॉडी टू बी चेक, ठीक है, बॉडी टू बी चेक। मुझे नहीं पता इसमें नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव है कि है भी कि नहीं। हमने क्या किया, इसे अपने इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आए। जैसे ही इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आएंगे, इसमें से कुछ जो चार्ज है वो यहाँ कुछ इंडक्शन करेगा, कुछ इंडक्शन करेगा, तो बाकी जो चार्ज है वो दूर वाला जो दूर भागे वो कहाँ चला जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। ये एक कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है, यहाँ हमने कंडक्टिंग रॉड लगा रखी है। कंडक्टिंग रॉड नीचे जाएगी तो नीचे हमारे पास दो लीव्स हैं, यहाँ these are two leaves, conducting leaves, free, ठीक है, free to move leaves है। ये थोड़ा मूवमेंट कर सकती है, पर जैसे ही जो चार्ज है जो इंड्यूस होकर नीचे आया है ना, इंड्यूस होकर मतलब एक इधर आ गया था, जो रिपेल होकर नीचे चला गया, वो इन लीव्स को दूर दूर मूव कर देगा। रिपेल होगा ना, यहाँ पर रिपल्शन देखने को मिलेगा। जितना ज्यादा ये रिपल्शन होगा उतना ज्यादा हमारी बॉडी चार्ज्ड मानी जाएगी। जैसे इधर ये दिस इज द रियल इलेक्ट्रोस्कोप, ये फोटोग्राफ है, दिस इज रियल वन। एक रॉड लेता हूँ और उस रॉड को यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, इस पर कुछ चार्ज, जैसे ही चार्ज मैं कनेक्ट होगा, लेट्स से नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ से कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऊपर, कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया ऊपर, और कुछ नेगेटिव चार्ज चला जाएगा पीछे जाएगा, तो नीचे भी चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये जो नीचे ये दिख रहा है तुम्हें, ये these leaves, इन लीव्स में आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, और ये जो है
लीव्स यहाँ पर बेंड करेंगे, डाइवर्ज करेंगे कुछ ऐसे, और फिर हम क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं एंगल को, और मेजरिंग द एंगल वी फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द रॉड। आई होप कुछ क्लियर हो। इंडक्शन और कंडक्शन दोनों ही हो रहे हैं। जब हम रॉड को लेके आए तो वो इंडक्शन है, जब वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं नीचे तो वो कंडक्शन है। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब जो हमने स्टडी किया उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, ग्लास रॉड इज रब विद सिल्क, इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज। ग्लास रॉड थी हमारे पास, हमने क्या किया, रब कर दिया उसको, इस पे कुछ नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। क्यों आया, बिकॉज। क्या उसमें प्रोटॉन ऐड हुए, नहीं। क्या उससे प्रोटॉन रिमूव हुए, नहीं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको ना मूव कर सकते, ये तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, नो। इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, यस। इलेक्ट्रॉन जहां से रिमूव होते हैं वहां पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाते हैं, और जहां पहुंचते हैं वहां नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। आगे चलते हैं। द न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर इज प्लेस्ड नियर अ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक नेगेटिव चार्ज था, उसके पास एक न्यूट्रल स्फीयर लेके आ गए। न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर इज प्लेस्ड नियर अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज, द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देन। अब देखो, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ना यहाँ पर, तो ये नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव इंड्यूस कर देगा। पास लेके आए, देखो कनेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ पास लेके आओ, इधर ये नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस, नो, जीरो, यस। नेट चार्ज इज स्टिल जीरो, ओके। पॉजिटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉजिटिव एंड, बाकी सब तो गलत हो गया, कोई चार्ज आएगा नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव कोई चार्ज नहीं आएगा, सिर्फ जीरो ही रहने वाला है, नेट चार्ज। आगे बढ़ते हैं। तो एक नया टॉपिक हमारे पास आता है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, बड़ा ही सिंपल सा, क्वांटाइजेशन। क्वांटम वर्ड से ये टॉपिक आया है, क्वांटम से। एंड व्हाट डज दिस टर्म क्वांटम मींस? क्वांटम मींस, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं सोचूं तो स्मॉल पैकेट, छोटे छोटे पैकेट्स। जब भी स्मॉल पैकेट्स की बात होगी तो वहां तुम क्वांटम या क्वांटाइजेशन को रेफर कर सकते हो। है क्या कि भाई, a charge of any body is an integer multiple of elementary charge। क्या बोल दिया, मान लो तुम्हारे पास कोई स्फीयर है, स्फीयर ए, इसके पास कुछ चार्ज है, कुछ क्यू चार्ज है, और वो क्यू चार्ज उसके पास कैसा है, लेट्स से नेगेटिव चार्ज है उसके पास, तो ऑब्वियस है इसने कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये बोलता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेट्स से बी बॉडी से इलेक्ट्रॉन आए तो बी हो गई पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, और वो कहां पर आ गए, वो आ गए इस ए वाली बॉडी के पास। तो ये इलेक्ट्रॉन्स पैकेट्स की फॉर्म में आएंगे, किस फॉर्म में आएंगे, पैकेट्स की फॉर्म में आएंगे। दैट मीन इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक पैकेट हो गया, इसको ध्यान रखना। तो ये जो चार्ज आया इस ए बॉडी पे, वो क्या होगा, हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या मतलब, हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन आए, हो सकता है दो इलेक्ट्रॉन आए, हो सकता है तीन इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो इस हिसाब से चलता रहेगा। हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, सो ऑन, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। मैं कहता हूं n इलेक्ट्रॉन आ गए, वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस ए बॉडी ने गेन करे। तो इस पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, n, और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज विल बी इक्वल्स टू n टाइम्स e ना। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज e है तो n इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, ne। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, n एक इंटीजर होगा, टोटल नंबर, क्योंकि नंबर है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अ इंटीजर। ये फ्रैक्शन नहीं होगा, डेसिमल नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो क्लास का, एक क्लास है और उस क्लास में कुछ बच्चे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जब काउंट होंगे दे विल बी अ इंटीजर मल्टीपल ऑफ 1। हो सकता है 5 स्टूडेंट हो सकता है 40 स्टूडेंट हो सकता है 30 स्टूडेंट हो, बट
क्या ये ऐसा हो सकता है 25.5? एक क्लास में का काउंट करके आए बच्चे कितने, तो 25.5 हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होंगे बॉडी। हाफ स्टूडेंट तो एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे ही हाफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, या फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए Q इक्वल टू NE ये फॉर्मूला बना, that net charge on the body is always integral multiple of the elementary charge, that is charge on the electron। यहाँ पर इस elementary charge को ही हम क्वांटम बोल सकते हैं। वो स्मॉल पैकेट जो ट्रांसफर हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन ही है। सबसे छोटा जो इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटा जो चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है वो है इलेक्ट्रॉन। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, क्या ये मैं कहता हूँ क्या बॉडी पर कभी 0.8 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज हो सकता है किसी बॉडी पर? इज दिस पॉसिबल टू हैव दिस चार्ज? इज दिस पॉसिबल? क्वेश्चन है क्या पॉसिबल? आंसर इज नो, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर n फ्रैक्शन में आ रहा है और n फ्रैक्शन में हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल। इतना चार्ज कभी नहीं आएगा। ये तब आएगा अगर तुम इलेक्ट्रॉन को काट दो। चाकू लो, तुम्हारे पास इतना पहला चाकू कि इलेक्ट्रॉन को काट दिया, वैसे तो बना ही नहीं आज तक भाई, ये नहीं होगा। यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, इसको जरा कॉपी में नोट बना लेंगे। कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन क्या होता है कि ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जस्ट रिमेंबर दिस, कभी फ्रैक्शन ट्रांसफर नहीं हुआ करते, ठीक है। दिस इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, कि चार्ज और मान लो जब स्टार्ट किया था ना मैंने टॉपिक, चार्ज जो मैंने एक्सप्लेन किया था, तो मैंने कोशिश की थी उसको मास से कंपेयर करने की, क्योंकि हम मास पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वी हैव स्टडीज मास एक्सटेंसिवली इन क्लास 11। तो मास से समझ पाना है, मास से कनेक्ट करके याद रखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। मास जो काम मैकेनिक्स में करता है, सेम काम चार्ज इलेक्ट्रॉनिक्स में करता है या इलेक्ट्रिसिटी में करता है। अब क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो देख लो। चार्ज में बी पॉजिटिव, चार्ज को मैं क्यों से डिनोट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट डिफरेंस दैट आई हैव रिटन इज चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये हमने देख लिया। पॉजिटिव प्रोटॉन है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, जीरो न्यूट्रॉन है, तो चार्ज कैसा भी हो सकता है। लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मास कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो यह मास एक स्केलर क्वांटिटी समझ लो, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव रहती है। चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, बिल्कुल सही कहा, चार्ज डिपेंड नहीं करता, पर क्या मास करता है? हाँ, मास डिपेंड करता है। थर्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, अभी भी पढ़ा दैट Q इज इक्वल्स टू NE। चार्ज किसी भी बॉडी पे होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा ऑफ द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, पर मास का क्वांटाइजेशन अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ है। ऐसे मतलब मास इज नॉट क्वांटाइज नहीं लिखना, यही स्टेट में लिखना है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है, अभी बस प्रूफ नहीं हुआ है, ऐसे माना जाता है कि मास कभी कुछ ना कुछ क्वांटम निकल आएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन या चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, ये भी हमने देख लिया है। चार्ज को बनाया और बिगाड़ा नहीं जा सकता। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन पेयर्स, यस, ये हमें पता है। तो चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। मास अकेला कंजर्व नहीं है, मास और एनर्जी बाय दिस रिलेशन आर इंटरचेंजेबल। तो मास और एनर्जी इंटरचेंज होती रहती है, तो मास इज एज सच नॉट कंजर्व। एनर्जी के साथ अगर तुम देखोगे तो मैटर इज कंजर्व, ऑलराइट। And the last difference that I have mentioned is electric force between charges can be attractive or repulsive। इसका डिटेल हम पढ़ेंगे जब हम कूलम्स लॉ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स आता है वो आता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कूलम्स ने बताया। और ग्रेविटी में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव
जो न्यूटन बता के चले गए भैया, G m1m2/r², ये हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। सन और अर्थ के बीच में भी अट्रैक्टिव है, सन और मून के बीच में भी अट्रैक्टिव है, अर्थ और मून के बीच में भी अट्रैक्टिव है, ये कभी रिपेल होता ही नहीं है, हमेशा अट्रैक्टिव। तो ये था हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो हमने डिस्कस करी, क्वांटाइजेशन जो हमने डिस्कस किया। और आ जाओ जरा इसके थोड़े से क्वेश्चन अगर मिल जाए तो। यस, पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर जब सॉल्यूशन करेंगे ना, तो सॉल्यूशन में ध्यान रखना, सबसे पहले लिखना है गिवन क्या क्या है, क्या क्या मुझे ये क्वेश्चन बता रहा है। तो क्वेश्चन बता रहा है चार्ज है 1 कूलम का, n वो पूछना चाह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो पूछना चाह रहा है, और मैं एक कांस्टेंट है जो कि E उसकी वैल्यू जानता हूँ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अभी मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, मैंने फॉर्मूला लिखा Q = NE, अभी अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से मुझे पता है, n हो जाएगा Q/E, चार्ज तुम्हारे पास है 1, E तुम्हारे पास है 1.6 × 10⁻19, सॉल्व हो जाएगा, इतने नंबर ऑफ electrons. This roughly equals 1/1.6 into 10⁻19. Huge, बहुत ज्यादा huge, इतने इलेक्ट्रॉन्स, oh my god, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे तब जाकर कहीं 1 कूलम चार्ज बनेगा। क्या समझ आता है यहाँ से? यह बहुत बड़ा चार्ज है, 1 कूलम बहुत बड़ा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 है, polythene piece is rubbed with wool and it has been found to acquire a negative charge of, this is 3 × 10⁻⁻7 कूलम। इतना चार्ज आ गया, वो भी नेगेटिव, तो मुझे चार्ज पता चल गया Q = this। फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन पीस। अगेन आई एम अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, Q = NE से मुझे मिलता है N = Q/E। चार्ज कितना है? नेगेटिव 3 × 10⁻⁻7। E पे चार्ज कितना होता है? दिस इज 1.6 × 10⁻⁻19। What I'm getting N is roughly equals to minus 2 × 10⁻, this is -7 + 19, I'm getting +11, right? +11 इलेक्ट्रॉन्स। अब तुम में से बहुत बच्चे बोलेंगे ये 2 कहाँ से आ गया? तो ये 3/1.6 को जब मैंने डिवाइड किया तो मुझे ये मिल रहा था 1.99 या 9 के अप्रॉक्स ये मुझे मिल रहा था। मैंने इसको एस्टिमेट करके लिख दिया यहाँ पर 2, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है ना, आगे 10⁻11 बहुत बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की गिनती तो होगी नहीं भैया, तो रफ कर दिया मैंने इसमें, ठीक है। जिसके पास टाइम हो वो ठीक से डिवाइड कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये गए हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, वूल से पॉलीथीन पे गए, ठीक है, तो पॉलीथीन पे नेगेटिव हो गया और वूल पे पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड पार्ट पे जाओ, हाउ मच इज द ट्रांसफर ऑफ मास ऑफ वूल टू पॉलीथीन टेक प्लेस। क्या कोई मास भी ट्रांसफर हुआ है? हाँ, मास भी हुआ है। कितना? mass is equals to N into ME, where ME is the mass of electron, N है number of electron। एक इलेक्ट्रॉन पे मास होता है कितना? I think it's 1.6 × 10⁻⁻31 kg। तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे अगर इतना मास है तो भैया N कितना हो गया? इतना हो गया, टोटल मास जो निकलने वाला है उतना हो गया। इसे मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे, जो भी आंसर आएगा दैट्स इट, ठीक है। प्लस माइनस तो कर लोगे, ये भी मुझसे करवाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ 10⁹, दिस इज 10⁹9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द बॉडी। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, ये क्या कह रहा है? 10⁹9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, इतने तो हर सेकंड निकल जा रहे हैं। तो पहले ये बताओ एक इलेक्ट्रॉन्स में कितने चार्ज होते हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे अभी?
पिछले ही क्वेश्चन में किया, दैट इज रफली इक्वल टू 10 की पावर 19। यही था। अब 10 की पावर 9 तो 1 सेकंड में निकल गए, तो 10 की पावर 19 कितने में निकलेंगे? कैन आई राइट 10 raised to power 19 इलेक्ट्रॉन will take equals to 1 upon 10 की पावर 9। ये तो एक इलेक्ट्रॉन को निकलने का समय है। कहां से आया? यहां से आया। इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना 1 सेकंड में, तो एक इलेक्ट्रॉन कितने में निकलेगा? 1 अपॉन 10 की पावर 9 और 10 की पावर 19 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज रफली इक्वल्स टू अगेन 10 की पावर 10 सेकंड्स। इसको ईयर्स में चेंज कर लेना, तुम्हारा आंसर और बढ़िया मिल जाएगा तुम्हें। कौन सा स्टेटमेंट गलत लग रहा है ये बताना है। चार्जेस क्वांटाइज्ड, ये तो सही लग रहा है। चार्जेस कंजर्व्ड, सही लग रहा है। देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड नियर आइसोलेटेड चार्जेस, सही लग रहा है। स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस बोथ, गलत लग रहा है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है ना। खत्म हो गया। अब अगला जो टॉपिक है वो रहेगा कूलम्स लॉ, उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए काफी है, जितना पढ़ा दिया इस सब के नोट बना लो, कंप्लीट कर लो। ये जो 5-7 न्यूमेरिकल्स अभी लास्ट में कराए क्वांटाइजेशन के, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, इन्हें भी सॉल्व कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।